हेलो एवरीवन। इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। काफी लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वो पढ़ना चाहते तो है बट एक्चुअली में वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो सिर्फ एक या दो रीजन नहीं होते हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं किसी एक इंडिविजुअल के दिमाग में या उसकी लाइफ में, जिस वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सिर्फ एक दो बेसिक चीजें गड़बड़ हो उस वजह से कई बार पढ़ाई ना हो पा रही हो, ये रीजन नहीं होता है। कई बार कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो अंडरलाइन होते हैं, यानी कि वो डीप डाउन चल रहे होते हैं आपके मन में, आपके दिमाग में, और वो आपको बार बार पोक करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो उस वजह से पढ़ाई जो है वो रेगुलरली नहीं हो पाती है। तो उन सारी चीजों को मैं शेयर करने वाला हूँ। उससे आपको जो अपना अपनी जो प्रॉब्लम है उसको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं आप उसको पिन पॉइंटेड वे में देख पाओगे, ऑब्जेक्टिवली देख पाओगे, उसको समझ पाओगे, और जब समझ जाओगे तो आप उसको दूर भी कर पाओगे, उस पर काम भी कर पाओगे। देखो, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको क्या करना है लाइफ में। और अगर सपोज आपको पता है ये कि मेरे को ये एग्जाम देना है, ये एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हो वो। यानी कि स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पर्पस आपका होना चाहिए। जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, जो भी जॉब आपको पानी है, इसके पीछे रीजन ये है कि जब कभी भी टफ टाइम आएगा, जब संघर्ष का समय आएगा, जब एक्चुअल में स्ट्रगल होगा, तो वहां पर जो स्ट्रॉन्ग वाई है, यानी कि आपको कोई काम क्यों करना है, कोई एग्जाम क्यों निकालना है, कोई जॉब क्यों चाहिए, वो उसके पीछे जो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होगी ना अंदर से, देखा देखी नहीं, किसी को देख करके जो हुआ है वो नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं, रियल में कि आप क्या करना चाहते हो, आपके लिए उस पर्टिकुलर एग्जाम की या जॉब क्या वैल्यू है। अगर आप उसको समझते होगे और आपका एक स्ट्रॉन्ग वाई या स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब को पाने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं जब स्ट्रगल का दौर आएगा तो वहां पर आप डाउन फील नहीं करोगे, या डाउन फील करोगे भी तो आप बहुत जल्दी ऊपर आ जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 10 15 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बिल्कुल गायब हो जाओ। आपके दिमाग में तुरंत क्लैरिटी आएगी कि यार ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इंपॉर्टेंट है तो मेरे को इस पर ध्यान देना है, और मैं ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी, ये चीज हाथ से निकल जाएगी, ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी, मेरा सपना टूट जाएगा। ये चीज आपको क्लियर दिखाई देगी। लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं होगा, तो फिर जैसे ही स्ट्रगल वाले दिन आएंगे, एक मुश्किल दौर आएगा, आप वहां पर क्विट कर दोगे या गिव अप कर दोगे, या आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप उस चीज के लिए सिंसियर हो ही नहीं, अंदर से आपके अंदर वो मन है ही नहीं। वो आपने देखा देखी किसी को देख करके इन्फ्लुएंस होकर के वो जो लक्ष्य है वो अपना बना लिया है, लेकिन वो एक्चुअल में आपका लक्ष्य है नहीं कभी। हो सकता है घर में पापा मम्मी के कहने पर, हो सकता है घर में किसी और के कहने पर, या किसी को सोसाइटी में देखने के बाद आप एकदम से उनसे इन्फ्लुएंस हो गए और इस वजह से आप वो चीज परस्यू कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आपको वो चीज पसंद नहीं है करना, या आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। तो एक सबसे पहले तो ये रीजन होता है, तो ये स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग वाई और या स्ट्रांग पर्पस जब होता है तो चीजें बहुत फोकस्ड वे में हो जाती हैं, हो सकती हैं। ये फाउंडेशन है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली पता है कि ओके आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपको आरओ ईआरओ देना है, या आपको यूपी पीसेस देना है, या आपको यूपी पीसेस एंड आरओ ईआरओ दोनों देने हैं, तो आपको एक तो उसकी बेटर प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग के अलावा आपको ये देखना होता है कि भाई उसमें कितने रिक्वायर्ड एफर्ट्स हैं, यानी कि उसमें जो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जो मेहनत करनी पड़ेगी, वो कितनी डालनी पड़ेगी। एक मोटा मोटा अंदाजा आपको होना चाहिए। हो सकता है कि आपकी जो मेहनत करने का मादा है वो 2 घंटे का है डेली बेसिस पे, या 4 घंटे का मादा है, और आपने एग्जाम चुन लिया आईएएस का, तो आप भले ही आईएएस का एग्जाम चुन लो, लेकिन अगर आप डेली 3 4 घंटे पढ़ रहे हो तो चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उसमें जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स है, जो मेहनत मांगता है, वो कम से कम 8 10 घंटे की मांगता ही मांगता है। मतलब डेली बेसिस पे 8 घंटे की मेहनत तो मांगता ही मांगता है। कोई आपको आईएएस ऐसा नहीं मिलेगा, अगर वो जेन्युइन होगा और वो बताएगा कि भाई मैंने केवल 2 घंटे पढ़ा था, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। सब बताएंगे कि हाँ भाई मैं ऑन एन एवरेज 7 8 घंटे तो पढ़ता या पढ़ता ही था या पढ़ती थी। हाँ, कभी कभी एग्जाम जब पास आता था तो 10 12 घंटे भी पढ़ा है, लेकिन 7 8 घंटे ऑन एन एवरेज चीजें मैं करता था या करती थी, ये लोग आपको बताएंगे। 1 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के यूपीएससी वाला हिसाब नहीं बन पाता है, क्योंकि वहां पर सिलेबस ही इतना ज्यादा है, चीजें ही इतनी ज्यादा है कि आपको पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। तो ऐसे ही सपोज आपका जो भी लक्ष्य है, आपको देखना पड़ेगा कि उस लक्ष्य में क्या क्या चीजें जरूरी है करना, और आप वो कर सकते हो या नहीं। एक मोटा मोटा सबको पता लग जाता है। सपोज आप 5 किलोमीटर दौड़ लेते हो, आपसे एकदम से कोई कहे यार 50 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, तो आप अगर 5 किलोमीटर जानते हो अपना कि आप 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो, कोई कहते हैं 50 किलोमीटर, तो आपको पता लग जाएगा यार मेरे से नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कहे यार 7 किलोमीटर दौड़ना है, तो आपको मोटा मोटा पता लग जाएगा यार कि मैं 5 किलोमीटर तो अभी दौड़ सकता हूँ या सकती हूँ, तो मैं 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर और अगर ट्रेनिंग करूंगा, अच्छी डाइट लूंगा, रिकवरी पर ध्यान दूंगा, स्लीप प्रॉपर लूंगा या लूंगी, तो मैं 5 से 8 या 5 से 7 किलोमीटर में खींच दूंगी या खींच दूंगा। तो ये मोटा मोटा एक एनालिसिस ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है। तो जब आपने आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को ये एग्जाम पर्टिकुलर देना है, तो एक तो उसकी आपको प्लानिंग करनी है, उसी में ये रिक्वायर्ड एफर्ट्स आपको समझने हैं, देखने हैं, और अगर आप रिक्वायर्ड एफर्ट समझ गए तो उसके बाद आपको ये देखना है कि जो पर्टिकुलर एग्जाम आप टारगेट बना रहे हो, जिसकी प्लानिंग आप कर रहे हो, जिसको लेकर के आप इतना थॉटफुल हो, सोच रहे हो, रिक्वायर्ड एफर्ट्स भी आपने देख लिए कि हाँ भाई ठीक है, इसमें डेली 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा या 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, उतना मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। फिर आपको ये देखना है भाई कितना टाइम बचा हुआ है। 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, 3 महीना बचा है, 4 महीना बचा है, जैसे अभी पीसेस के लिए 113 114 दिन बचे हैं,
तो वो जो 113 114 दिन है उसमें आप देखो कि 113 114 दिन में मुझे पर डे कितने घंटे ऑन एन एवरेज देने पड़ेंगे। 2-4 दिन तो ऐसे होंगे ही होंगे इन 112 13 15 दिनों में, जिसमें आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करोगे। हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो सकता है, आपके घर में कोई इवेंट हो, फंक्शन हो, प्रोग्राम हो सकता है, कोई त्योहार वगैरह हो जिसके चक्कर में आप घर जाओ, कहीं और जाओ, या कुछ भी हो सकता है। रक्षाबंधन भी पड़ेगा, दिवाली भी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें पड़ेंगी, ईद-ए-मिलाद पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें पड़ेंगी। तो उसमें ये देखना होता है कि भाई कितना रिक्वायर्ड एफर्ट्स है और वो मैं कैसे डालने वाला हूँ या कैसे डालने वाली हूँ। यानी कि अगर मुझे डेली 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो मैं 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलो ठीक है नहीं करूँगा, लेकिन उसके अलावा मेरे हर घंटे का 5-6 घंटे का, 7 घंटे का आउटपुट निकलना चाहिए। और अगर सपोज़ किसी 3-4 दिन में ऐसा होता है कि मैं डेली 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाता हूँ, तो वो जो 1 दिन के 6 घंटे के हिसाब से 4 दिन के 24 घंटे वेस्ट हुए, वो 24 घंटे में एक्स्ट्रा 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बाकी दिनों में निकाल करके उसको कवर करूँगा। ये दिमाग लगाना होता है, ये मेहनत आपको करनी है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये जब आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद में आपको अंडरग्राउंड हो जाना होता है। अंडरग्राउंड होने का मतलब ये है कि फिर आपको डिस्ट्रैक्शंस को कट करके, फोकस मेंटेन करके, अटेंशन के साथ पढ़ाई में लग जाना होता है। इसके आगे की जो चीज़ें होती हैं, वो मैकेनिकल होती हैं। एक बार अगर आपका माइंडसेट, एक बार अगर आपका ब्रेन क्लैरिटी पा जाता है, उसके बाद में फिर जो सिर्फ पढ़ाई चेयर टेबल पर बैठकर करनी होती है, वो मैकेनिकल पार्ट होता है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। जो आपको पढ़ाई करने से रोकती है चीज़, वो आपके दिमाग से रोकती है, ठीक है? एक बार आपके दिमाग में अगर क्लैरिटी है, क्लियर हो गई है चीज़ें, कोई डाउट्स नहीं है, तो आप देखोगे कि आप ईज़िली पढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप रोज़ के रोज़ का टारगेट बना पाओगे। और जो टारगेट आपको मिलेगा या दिख रहा होगा, या जो आपने खुद के लिए बनाया होगा टारगेट, उसको आप अचीव कर पाओगे। 100% नहीं करोगे तो 70-80%, 90% तो करोगे ही करोगे, एंड इट विल गिव यू हेल लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है कि 70% टारगेट भी करने से आपको उसका जो आउटपुट है वो मिलेगा नहीं। तो ये मेन चीज़ है। अब इसके अलावा आपने हफ्ते भर का टारगेट बनाया, महीने भर का टारगेट बनाया, तो ये आप तभी बना पाओगे जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी, क्योंकि ये मैकेनिकल पार्ट है, ये हो जाएगा। अब इसमें जब आपने फोकस मेंटेन कर लिया, अब अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है? अंडरग्राउंड होने का मतलब यही है कि आपको फिर कुछ चीज़ों से खुद को कट ऑफ करना पड़ता है, मतलब कुछ चीज़ों से आपको दूर करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों के बीच में डिस्ट्रैक्शंस आपको होंगे ही होंगे, है ना? आपका टाइम भी वहाँ जाएगा, फिर आपका बार-बार दिमाग भी भटकेगा। तो इसलिए थोड़ा-सा आइसोलेट होना पड़ता है, वो रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रीरिक्विजिट है वो। अब इसमें जब आप अंडरग्राउंड हो गए फोकस और अटेंशन के साथ में, इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि यार आपको अपनी पढ़ाई को, जैसे आपको पता है कि भाई आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो एक ऐसा एग्ज़ाम है, टफ एग्ज़ाम है, या उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आपको पता लग गया कि उसमें आपको डेली 6-7 घंटे, 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब उसमें फिर आपको अपनी पढ़ाई को तवज्जो ज़्यादा देनी पड़ेगी, आपको उसको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा ओवर अदर थिंग्स। ओवर अदर थिंग्स का मतलब क्या है? काफ़ी लोगों को ये लगता है यार हम डेली 8 घंटे या 6 घंटे पढ़ तो रहे हैं, बट उन 6 घंटे वो जो पढ़ रहे हैं, उसके बाद में 2 घंटे वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। 2 घंटे उसमें से फिर वो घूमने जा रहे हैं, उसमें फिर वो सिर्फ मतलब फालतू की बातें कर रहे हैं। चाय पीने गए, चाय पकौड़े, एंड चाय जो एक्चुअल में 5 मिनट की होनी चाहिए थी, एक रिफ्रेशमेंट के लिए होना चाहिए था। लेकिन उस चाय 5 मिनट की चर्चा में उन्होंने पॉलिटिक्स की भी बात कर ली, इकोनॉमी की भी बात कर ली, फालतू वाली, काम की चीज़ नहीं, फालतू वाली। फिर उसमें उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट का भी देख लिया, फिर उन्होंने इधर-उधर की बातें भी देख ली, फिर उसमें थोड़ा-सा अदर फालतू की बातें भी हो गई। इस तरीके से वो जो एक्चुअल में 5 मिनट की चाय पी के रिफ्रेशमेंट लेके वापस आना था पढ़ाई पे, मूड फ्रेश करने उद्देश्य था, वो मूड फ्रेश के उद्देश्य फिर वो फुलफिल नहीं हो रहा है। वो एक्चुअल में टाइम वेस्ट हो रहा है। उससे आपका दिमाग बट रहा है, उससे आपकी एनर्जी जा रही है, जबकि आपको अपनी एनर्जी बचानी थी और आपको वो लाकर के पढ़ाई पे लगानी थी। तो जब ये आइसोलेशन का टाइम आ जाता है, वहाँ पर आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको खुद को कमरे में बंद कर लेना है और आपको किसी से बात नहीं करनी है। लेकिन उस टाइम पर आपको फालतू चीज़ों से बचना होता है। आप प्रॉपर आधा 1 घंटा अपनी बॉडी पर भी ध्यान दो, यानी कि फिजिकल वर्कआउट वगैरह कुछ करो, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कुछ करो, चाहे रनिंग करो या वेट लिफ्टिंग करो, चाहे आप योगा करो, स्ट्रेचिंग करो, सिंपल वॉक करो, कुछ भी करो। थोड़ा बहुत आप अपने घर में मदर फादर हो, पेरेंट्स हो, कुछ भी हो, गार्जियन हो, उनसे बात करो, भाई-बहन से, किसी से भी, जिसके दोस्त यार हैं उनसे आप बात करो, लेकिन लिमिटेड। मतलब यू शुड नो कि आपको कहाँ पर एक कंट्रोल करना है, उसको कहाँ पर आपको कर्टेल करना है, कहाँ पर उसको रोकना है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप हर चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे। 24 घंटे हैं, उसमें से ऑब्वियस सी बात है आप जिस लेवल की मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको 7-8 घंटे, 9 घंटे की नींद भी लेनी पड़ेगी। पर्सन टू पर्सन सबका अलग-अलग होता है। किसी को 9 घंटे में रिफ्रेश फील होता है, किसी को 8 घंटे में हो जाता है, किसी को 7 घंटे में हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उस हिसाब से आपका दिमाग थकेगा, बॉडी आपकी थकेगी और आपको उतना स्लीप को टाइम देना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, डाइट लेना पड़ेगा। अगर आपकी न्यूट्रिशन और डाइट बहुत गंदा है, यानी कि आप चीनी बहुत लेते हो, यानी कि शुगरी ड्रिंक्स बहुत लेते हो, शुगर बहुत लेते हो, आप देखोगे आपका कंसंट्रेशन जल्दी नहीं बनेगा या आपको जल्दी-जल्दी नींद आएगी। या आप अगर बहुत ज़्यादा हेवी ईटिंग करते हो, बहुत जल्दी एक बार में ज़्यादा खाना खा लेते हो, बड़े-बड़े मील लेते हो, आपको नींद आएगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ों का असर पड़ता है, क्योंकि जो आप बॉडी में डालोगे उसका तुरंत बॉडी पर असर होगा। उसका बॉडी पर जब असर होगा तो वो दिमाग पर भी असर होगा, क्योंकि दिमाग आपका बॉडी के अंदर ही तो है। दिमाग आपका बॉडी के अंदर ही तो है। तो अगर आप बॉडी को एक्सरसाइज दोगे, आप फिजिकल वर्कआउट करोगे, उससे क्या है, आपका दिमाग अच्छा फील करेगा, दिमाग हेल्दी रहेगा। दिमाग हेल्दी रहेगा तभी तो चीज़ें हो पाएँगी। तो जो बोला जाता है ना कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपका जो ये ब्रेन है, ये आपकी बॉडी के अंदर है। तो अगर आप उसको
अच्छा डाइट दोगे, अच्छा न्यूट्रिशन दोगे, आप उसको हेल्दी रखोगे, तो आपका ब्रेन भी हेल्दी रहेगा। ठीक है? तो ये आपको समझना है। अब ऐसा नहीं हो पाता है कि आप फैमिली को भी रोज 5-6 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दोगे। आप रिलेशनशिप आपकी अगर है उसमें भी आप टाइम दोगे, चाहे वो शादी के पहले का समय हो या शादी के बाद का समय हो। या फिर उसके अलावा जैसे कुछ आपके शौक हैं, आपको कुछ करना पसंद है, एन्जॉयमेंट वगैरह का टाइम है, वो हो या फिर हेल्थ का ही है। हर चीज़ बैलेंस आउट नहीं हो पाती है। स्पेशली जब एग्ज़ाम के 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन रह जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, बहुत से लोग एकदम अंडरग्राउंड हो जाते हैं, उससे आइसोलेट हो जाते हैं, तो वो घूमना-फिरना बंद कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं। या वो सीधे अगर जॉब भी कर रहे हैं, तो वो जॉब पर जाएँगे, आएँगे, अपना पढ़ेंगे। वो बहुत ज़्यादा इधर-उधर घूमने-फिरने 10 जगह नहीं जाएँगे, ट्रिप नहीं मारेंगे। बहुत ज़्यादा दोस्तों से बात नहीं करेंगे, थोड़ा कम कर देंगे। बात करेंगे, 2-5 मिनट कर लिया, ज़रूरी बात है कर लिया। फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करना है, लेकिन 2-5 मिनट कर लिया, लेकिन उसके बाद बता दिया कि भाई मैं थोड़ा पढ़ के आता हूँ। ये नहीं कि आपने बस लगा लिया, बस 2 घंटे बैठ के आप बात कर रहे हो, फिर 2 घंटे आप चाय पीने चले गए, 2 घंटे आप घूमने चले गए। तो अगर आप हर जगह 2-2 घंटे लगाओगे, तो पूरे दिन में फिर पढ़ाई का टाइम मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये जो समय होता है, इसमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है पढ़ाई को ओवर अदर थिंग्स। हर चीज़ को बैलेंस्ड वे में करना है। कोई भी चीज़ बंद नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों से बात नहीं करना है, मम्मी-पापा से बात नहीं करनी है, रिलेशनशिप बिल्कुल बिगाड़ लेनी है, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ या अपने बच्चों के साथ, किसी के साथ भी। ठीक है? लेट्स बी रियल एंड लेट्स बी ओपन टुवर्ड्स ऑल दीज़ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ इसमें छुपाने वाली है, वैसी बात है। आपको अपने संग बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि आप अपना टाइम कहाँ दे रहे हो, कहाँ नहीं दे रहे हो एंड कहाँ पर आपका टाइम लग रहा है। तो ये जब आप चीज़ करोगे ना कि आपकी पढ़ाई को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो बाकी चीज़ों के ऊपर, तो उससे क्या है कि आप फ़ोकस कर पाओगे, अटेंशन आप दे पाओगे अपनी पढ़ाई पे। और फिर उसके बाद में जो मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, वो आप ईज़िली कर पाओगे। देखो एक बात ध्यान रखना, जिनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, संघर्ष होता है, हार्डशिप्स होती हैं, उनके लिए चैलेंज और ज़्यादा बन जाता है। यानी कि जैसे अगर किसी की लाइफ़ स्मूथ है, उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, कोई और फिजिकली इश्यूज़ नहीं है, ठीक है, हेल्थ वगैरह ठीक है, घर में सबका सपोर्ट भी मिल रहा है, यानी कि मेंटली एक मेंटल सपोर्ट भी तो होता है ना यार। एक इंसान होता है कि आपका एक एग्ज़ाम नहीं निकला, इंसान आपको गाली बकने लगा, इंसान आपकी जो एबिलिटी है, उस पे जज करने लगा, उसको जज करने लगा, सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक एक इंसान ऐसा भी होता है जिसको पूरा सपोर्ट मिलता है फैमिली का, अपने आस-पास के लोगों का कि अरे ब नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, एक बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई, अपनी दिशा जो है अगर आपकी वो सही है, उसको देखते हुए सही दिशा में कर्म करो तो आपको फल मिलेगा। ऐसे भी लोग होते हैं, तो इन दोनों चीज़ों का फ़र्क पड़ता है क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट जिसको मेंटल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो आधी एनर्जी अपनी इसी चीज़ में लगाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। अपनी आधी एनर्जी वो इसी चीज़ में लगाएगा। समझ रहे हो? और जितने ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस उसके दिमाग में होंगे, उतना ज़्यादा उसकी लर्निंग हैम्पर होगी। स्ट्रेस में आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते, उनको ये लगता है कि अरे यार, अगर मेरा 1 साल में एग्ज़ाम नहीं निकला, शादी कर दी जाएगी। बहुत ज़्यादा जो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके सामने एक ये स्ट्रेस रहता है, जेन्युइन चीज़ है और इस वजह से कहीं न कहीं वो जो जितना अच्छा कर सकती थी, वो भी कई बार नहीं हो पाता है। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो गिरती है क्योंकि उनके दिमाग पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डाल दिया गया है, लोड बहुत ज़्यादा डाल दिया गया है। 24 साल का लड़का बैठ कर के तैयारी कर रहा होगा, उसको इतना ज़्यादा लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर 25 साल की लड़की बैठ कर के तैयारी कर रही होगी, तो बहुत सारे ऐसे गार्डियन या पेरेंट्स होंगे जो उसको 10 बार बोलेंगे कि तुम्हारे पास बस 6 महीने हैं, तुम्हारे पास बस 3 महीने हैं। अब 3 महीने में उसका रिजल्ट लिया ना, उसके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि पेपर लीक हो जाए, हो सकता है पेपर आगे टल जाए, हो सकता है पेपर उस समय ना हो जिसमें बताया था। तो 3 महीने के बेसिस पे आप लड़की पे प्रेशर नहीं डाल सकते, ये बहुत रियल चीज़ है और इससे वुमेन कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि कोई गाँव देहात में अगर रह रहा है तो उसके सामने ये सिचुएशन है, कोई सिटी में अगर रह रहा है तो ऐसा नहीं है। दिमाग शहर के लोगों का भी बहुत ज़्यादा अभी वो उतना अपलिफ्ट नहीं हो रखा है, उतना डेवलप नहीं है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जबकि एक्चुअल में आप देखो कि 28, 30, 32, 33, 34, 33 के अराउंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्स जिनके निकल रहे हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में टाइम लगता है, ये टाइम माँगता है। तो इसमें 3-4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 7-7, 8-8 साल तक लोग देते रहते हैं। तो कई बार ये सब प्रेशर देने से परफॉर्मेंस गिरती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से जितना ज़्यादा कैंडिडेट दूर होता है, मतलब ये सारे प्रेशर जितना ज़्यादा दिमाग पे नहीं होंगे, उतना ज़्यादा आपका ध्यान पढ़ाई पर लगेगा। सेम इसी तरीके से मेल कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके साथ होता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है लाइवलीहुड का, लाइक कमाने का। कि यार 24 के हो गए हो, 26 के हो गए हो, 28 के हो गए, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, आप लड़के हो, आपको सारी चीज़ें सँभालनी है। सपोज़ अगर वाइफ की ज़िम्मेदारी है, बच्चों की ज़िम्मेदारी है, तब तो फिर और ज़्यादा टेंशन की चीज़ है। तो उस वजह से दिमाग जो है ना वो आपका फाइट फ्लाइट मोड में चला जाता है और फाइट फ्लाइट मोड में जैसे ही आपका दिमाग जाएगा तो आप उस काम वे में, उस रिलैक्स वे में पढ़ाई कर नहीं पाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अंडरलाइंग इश्यूज़ होते हैं। इन वजह से कैंडिडेट प्रयास तो बहुत करता है। वो कॉपी लेके बैठेगा, किताब ले आएगा, उसको चीज़ें पता भी होंगी लेकिन वो एक्शन में नहीं डाल पाएगा। अब इसके अलावा जो एक लास्ट जो चीज़ आती है वो ये आती है कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा करना और एग्जीक्यूशन कम होना। यानी कि आपको पता सब कुछ है कि क्या करना है, लेकिन आप एक्चुअल में कॉपी और किताब लेकर के, पेन लेकर के बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हो, शुरू नहीं कर पा रहे हो। आप आज करो, कल करेंगे। कल जैसे ही आता है तो आप कहते हो परसों करेंगे। इसमें यहाँ पर कहीं न कहीं जो एक्शन को लेकर के चीज़ें हैं, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन है, वो एक चीज़ होती है कि आप मतलब एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप शुरू नहीं कर पा रहे हो। यानी कि जो टास्क इनिशिएशन है, वो आपसे बेहतर नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत से लोग ऐसे हैं, उन्हें पता है सब कुछ कि हाँ भाई, ये पर्टिकुलर मटेरियल है, ये भी पता है कि ओके ठीक है, इतना पढ़ने से हो जाएगा, ये चीज़ें, फिर भी वो खुद को डाउट करते रहेंगे, अपनी एबिलिटी पर डाउट करते रहेंगे, अपने रिसोर्सेज़ पर डाउट करते रहेंगे, अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपनी जो प्लानिंग है, उस पर डाउट करते रहेंगे।
और इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक और लास्ट बस चीज है, वो भी समझना बहुत जरूरी होता है, और वो होती है आपके अंदर सेक्रीफाइस क्या क्या कर सकते हो आप इस पर्टिकुलर चीज के लिए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूसरी चीज की आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा। यानी कि जो भी चीजें होंगी वो बोरियत वाली होंगी, आपको बोरिंग लगेगा कि यार एक ही चीज को 4 बार पढ़ना है, डेली बेसिस पे उठ करके 2 घंटे मुझे इस तरह से सेटिंग मारनी है, फिर ये रिवाइज करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है। तो ये जो रूटीन होता है ये बहुत ही मोनोटोनस होगा, बोरिंग सा होगा। लेकिन जो डिसिप्लिन है वो एक्चुअल में यही होगा, उसमें आपको रोज एकदम मजा नहीं आएगा, ऐसा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे कुछ बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन वो जो बोरिंग सी प्रोसेस है उसको डेली का डेली करना, उसको 100 दिनों तक लगातार करना, ये डिसिप्लिन होता है। और ये जो डिसिप्लिन जिसके अंदर होता है, या जो डिसिप्लिन को मेंटेन कर ले जाता है, या जो डिसिप्लिन को डेवलप कर ले जाता है, फिर उसके लिए गेम आसान हो जाता है पूरा का पूरा खेलना। सेक्रीफाइस का मतलब ये होता है कि भाई कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपको पता चलेगा कि यार ये चीजें अभी मेरे को पढ़ाई मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन मेरे को छोड़नी पड़ेगी। मैं ये चीज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये चीज करूंगा तो इसमें मेरे के 4 घंटे लगेंगे। मेरे को सपोज कहीं घूमने जाना पसंद है, ठीक है, अब वहां पर मैं जाऊंगा, मेरे 4 दिन बर्बाद होंगे, और अभी ये 4 दिन में मैं ये चीजें रिवाइज सकता हूँ, ये स्पोर्ट्स में निपटा सकता हूँ अपना, राइट। तो वहां पर आप सेक्रीफाइस करोगे चीजें वो, ठीक है। और ये जो आपको जो ये कॉस्ट आप इसकी जो बियर करोगे कि भाई आप घूमने नहीं गए, आप चिल नहीं कर रहे हो, रिलैक्स नहीं कर रहे हो पर्टिकुलर 3 4 10 दिन जाकर के, हो सकता है अपने कोई दोस्त आपके आए हो, उनसे आप मिल ना पा रहे हो, और उसी जगह पर बैठ के जो आप पढ़ोगे, यही सेक्रीफाइस है। अब ये सेक्रीफाइस बहुत टाइप का हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो मैटर ये करता है कि जो आपने एग्जाम या जो भी आपने तैयारी का जिस भी चीज का सोचा है, जो भी जॉब आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आप कितने बड़े लेवल पे सेक्रीफाइस कर सकते हो। जितना बड़ा आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, उतना ज्यादा आप अपने एफर्ट्स पुट कर पाओगे, उतना ज्यादा आप उसमें जान डाल पाओगे, और उतना ही ज्यादा फिर आपको उसका बड़ा रिजल्ट भी मिलेगा। क्योंकि आप आपके लिए प्रायोरिटी नंबर 1 आपकी पढ़ाई है, आपके लिए आपकी वो जो पर्टिकुलर जॉब आपको पानी है वो सबसे ज्यादा मेन है। उसके बदले कोई भी चीज हो आप उसको छोड़ने को तैयार हो, तो जो जितना ज्यादा ये कर ले जाता है वो फिर उतना ही टॉप पर आ जाता है। तो डिसिप्लिन आपने समझ लिया, सेक्रीफाइस आपने समझ लिया कि ये कितना जरूरी है, और हर चीज को आप बैलेंस आउट कर नहीं सकते, तो वो मैंने आपको समझा ही दिया। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होता है। जिस कैंडिडेट में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जिसको अपनी एबिलिटी पर बहुत ज्यादा डाउट होता है, उसको खुद पर ही भरोसा नहीं है, तो दूसरे उसको भरोसा कभी नहीं करेंगे, तो आपको जो चारों तरफ से जो स्ट्रेस है वो और ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए खुद को संभालना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम हॉल के अंदर आप अंदर जाओगे, आपका कोई फैमिली का मेंबर जो है वो अंदर नहीं जाएगा आपका सपोर्ट करने, आप अकेले होगे, वहीं पर आप ओएमआर फिल करोगे, वहीं पर आप पूरा पेपर सॉल्व करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपका भाई बताएगा, आपकी बहन बताएंगी, या आपकी मम्मी पापा बताएंगे, या आपका कोई भी हस्बैंड वाइफ है या जो भी है तो बताएगा, नहीं बताएगा ना। आप अकेले हो, वहां पर आपको लड़ाई लड़नी है और अकेले जीतनी है लड़ाई, है ना। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होता है, जिसको खुद पर भरोसा होता है, खुद की एबिलिटी पर भरोसा होता है कि नहीं, आई विल मेक इट, आई विल मेक इट, आई कैन डू इट, मैं करूंगा इसको, मैं कर लूंगा भाई, कैसे भी कुछ भी करना पड़े इसके लिए, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगा। जिसका ये एटीट्यूड होता है, जिसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है, वो अल्टीमेटली चीजें कर ले जाता है, भले ही उसको थोड़ा समय लग जाए। क्योंकि आप गलतियां करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप गलतियां करोगे, लेकिन उस गलतियों से आप सीखोगे, क्योंकि आपको चीजें करनी है। और आपके अंदर हंगर होनी चाहिए, जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो होता है हंगर का, कि यानी कि आपके अंदर वो एक भूख होनी चाहिए कि मेरे को बेहतर करना है, हंगर टू डू वेल, कि मेरे को करना ही करना है यार, कुछ भी हो जाए, भले ही आपको कितनी भी फेल्योर्स मिले, लेकिन आप उस फेल्योर से सीखने की कोशिश करते हो, और आप ये देखते हो भाई जहां मेरी कमी हुई है उसको इंप्रूव करके मैं कैसे खुद को बेहतर बना सकता हूं या बना सकती हूं। तो जिस कैंडिडेट के अंदर ये दो चीजें होती हैं कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करता है, छोटी छोटी चीजों में वो एक कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करता है, और दूसरी चीज के अंदर उसके अंदर कभी भी एक सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं आती है, 100% वाली। कोई भी चीज की थोड़ा सा अचीवमेंट मिल गया तो वो रुक नहीं जाता कैंडिडेट, वो लगातार मेहनत करता रहता है, करती रहती है कि भाई मेरे को करना है, मेरे को और बेहतर करना है। एक चैप्टर एक दिन बड़े अच्छे से कर लिया, या एक दिन में सपोज 10 घंटे पढ़ाई हो गई, तो वो उससे खुश होकर बैठ नहीं जाएगा, 4 दिन मस्ती नहीं मारेगा। वो कैंडिडेट फिर सोचेगा यार मेरे को अगर आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई की है जो कि बहुत बढ़िया थी, एंड इससे मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, मेरे को इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो अब मैं इसको रोज करूंगा। तो ये जो एक भूख है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, मेरे को अच्छे से अच्छी तरह से पढ़ना है, और मेरे को चीजें दिमाग में डालनी है, मेरे को दिमाग में भरनी है, मेरे को टेस्ट में नंबर ज्यादा लाने हैं, तो जितनी ज्यादा आपकी चीजों को सीखने के लिए ललक होगी, भूख होगी, उतना वो आपके एफर्ट्स में दिखेगा। आप थके होगे फिर भी आप कहोगे नहीं यार मेरे को यार अभी आधे घंटे और कुछ करना है, मेरे को ये एक चैप्टर पढ़ के सोना है, मेरे को ये 50 क्वेश्चन लगा के ही सोना है, मेरे को एक बार में रिवाइज कर लूं उसके बाद ही मैं सोऊंगा, है ना। आप देखोगे कि जब आप ये चीज करोगे, आपको खुद में ना खुद पर गर्व फील होगा, आप खुद पर प्राउड फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा खुद से, आपको नींद बहुत बेहतर रहेगी। आप एक बार करके देखो, आपकी जो लिमिट है, जैसे आपने अपनी लिमिट बनाई कि भाई आज दिन में 6 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ने के बाद आपका शरीर टूट रहा है, आपका जो दिमाग है आपको रेसिस्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस दे रहा है कि नहीं अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वहीं पर आप डिसाइड करते हो कि यार मैं 2 घंटे और पढ़ूंगा। और 2 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम थके हुए तो आप प्लान कर रहे हो 2 घंटे और पढ़ूंगा, आपने कहा यार 15 मिनट और करते हैं, फिर 15 मिनट के बाद में आपने कहा यार अभी अभी मैं नहीं सोऊंगा, अभी मैं 15 मिनट और करूंगा, फिर आपने कहा नहीं यार ये थोड़ा सा जो कम से कम 15 क्वेश्चन बचे हैं, चलो 15 कर ही लेती हूँ, फिर जब 15 हो गए तो आपको लगा यार अभी मैं और कर सकती हूँ, और खींचा और खींचा और खींचा, आप इतना खुद को खींच रहे हो, तो आप खुद को खींचना सीख जाते हो, आप खुद को पुश करना सीख जाते हो बियॉन्ड योर लिमिट्स।
तो वहां से फिर वो जो एक खुद के लिए इज्जत डेवलप होती है, पैदा होती है, वो फिर आपको बुरे वक्त में सपोर्ट करती है। फिर जब आपका बुरा वक्त आएगा, थोड़ा डाउन फील कर रहे होगे, 2-4 दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी, चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही पा रही होंगी, तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ है ना, ये आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगी। आपको ये इंस्पायर करेंगी कि यार, मैं ही तो वो व्यक्ति था, मैं ही तो वो इंसान थी, जिसने उस टाइम पर इतनी बुरी कंडीशन में भी खुद को खींचा था। मतलब पानी मार-मार करके पढ़ा है आपने। अगर आपको ये आपके दिमाग में हिंट जा रहा है, आपको याद आ रहा है कि भाई पानी मार-मार करके पढ़ा है, सुबह 5 बजे उठ करके पढ़ा है, रात में 2-2 बजे तक पढ़ा है। जब ये चीज़ आप करोगे ना, तो आप खुद के लिए बहुत अच्छा फील करते हो, और जब आप ये चीज़ें पहले कर चुके होते हो, या जब ये आप चीज़ें करना शुरू कर देते हो, तो आप देखोगे सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, और ये एक्चुअल में प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। स्पेशली लास्ट के जो 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन या इवन 3-4 महीने का टाइम होता है, उसमें ये बहुत मैटर करता है। तो जितने भी लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, 113, 114 दिन जो बचे हुए हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने शेयर की हैं, इनको सिंथेसाइज़ करके, कंसोलिडेट करके अपनी तैयारी में लगाओ। 2 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर आप अपने अंदर चेंज देखना शुरू कर दोगे। आपको खुद में फ़ील होगा। मतलब ये सब बातें सिर्फ़ ऐसे ज्ञान की नहीं है कि भाई ऐसा चल रहा है। ये सब बातें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। आप अपने दोस्त से, कई बार अच्छा दोस्त होता है तो आप कर पाते हो, अच्छा दोस्त नहीं होता है तो सिर्फ़ टाइम पास वाली बातें होती हैं, ढंग की बातें हो भी नहीं पाती हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये सब प्रॉब्लम्स चलती हैं, और अगर इनके ऊपर बात होती है, तो आपको भी क्लैरिटी मिलती है, जिससे बात करते हो उसको भी क्लैरिटी मिलती है। ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे काम करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, कमेंट्स में शेयर कर देना, उसके बारे में भी बात कर लूँगा। ठीक है? थैंक यू। बाय बाय।